सकते हैं कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी गया होगा कि रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो रिकैप से होता है हर बार की तरह। इस बार भी हमने मैम ने 2 हॉस्पिटल को बोला था, समर हॉस्पिटल को कहा था और कहा था शुभम हॉस्पिटल को रिकैप करने के लिए। बट हमारे बीच किरण सिस्टर है जो खुद से बोल रहे हैं कि मुझे रिकैप करना है, जो कि पार्क क्लिनिक धनबाद से है। तो मैं उनको आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज रिकैप करें। किरण सिस्टर प्लीज आप रिकैप करें। यस मैम, गुड इवनिंग टू ऑल मैम। लास्ट ट्रेनिंग में हमने स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 14 पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें स्टैंडर्ड 4 जो है इस पे हाउ टू डू पीवी एग्जामिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें पीवी एग्जामिन का प्रोसीड्योर हमने सीखा था। पीवी एग्जामिन का ट्रे हमने कैसे अरेंज करना है, उस ट्रे में क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए वो हमने ट्रेनिंग में लिया था। और चेक मतलब पीवी एग्जामिन में हम क्या चेक करते हैं, मतलब कि पीवी एग्जामिन में क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या देखना रहता है हमको, ये हमने सीखा था। जिसमें स्पेशली है सर्विक्स का डायलिटेशन हम लोग देखते हैं, और मेम्ब्रेन का स्टेटस देखते हैं, और प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं बच्चे का, एंड पेल्विक का डिक्वेसी देखते हैं, कलर देखते हैं लाइकर का, और इसको बीएचटी में डॉक्यूमेंटेड करते हैं, ये हमने सीखा था। और इसके बाद फिर आइडियल टाइमिंग ऑफ गैपिंग क्या होना चाहिए पीवी एग्जामिन का, ये भी हमने सीखा था। ये 4 घंटे के बाद होना चाहिए, बट इन मल्टी ग्रेविडा में कभी कभी जरूरी पड़ने से फिर ये हम बीच में भी कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। और अवॉइड कब करना चाहिए पीवी एग्जामिन, स्पेशली एपीएच के केस में, मतलब कि जब ब्लीडिंग हो पहले से ही, तो उस केस में हमको पीवी एग्जामिन नहीं करना है। प्लेसेंटा प्रीविया है, इस केस में हमको इमरजेंसी सिचुएशन लेना है, मतलब हाई अलर्ट ऑफ पीवी एग्जामिनेशन, ये हमने सीखा था। जिसमें मिकोनियम है, सर्विक्स का डायलिटेशन स्लो है, तब हमको हाई अलर्ट हो जाना है, कैपुट है तब, सीपीडी है तब। ये हमने स्टैंडर्ड 4 में सीखा था, जो डॉक्टर बबीता मैम के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद हम लोग जस्ट स्टैंडर्ड 6 में जो किरण मैम के द्वारा रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के बारे में हमने ट्रेनिंग लिया था, जिसमें नॉलेज, एक अच्छी नॉलेजेबल बर्थ कंपानियन हमें रखना है लेबर रूम में पेशेंट के साथ में, और हमें पेशेंट के साथ अच्छा बिहेवियर करना है, पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन देना है, एंड पेशेंट के को डेंजर साइन जो है, पेशेंट के को जो भी डेंजर साइंस होते हैं वो उनको उनके बर्थ अटेंडेंट को भी जानना चाहिए, एंड इमोशनल सपोर्ट देना है ड्यूरिंग द लेबर, ये हमने सीखा था स्टैंडर्ड 6 में। और ये डॉक्टर किरण मैम ने ट्रेनिंग दिया था। एंड थर्ड वन हम लोग स्टैंडर्ड 14 जो नील मैम के द्वारा बतलाया गया था, ये था इन्फेक्शन प्रिवेंशन। और इसमें हम लोगों ने सुमन के 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉश सीखा था, एंड यूज पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे यूज किया जाता है, कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, ये स्टेप वाइज हमने सीखा था। और प्रॉपर हैंडलिंग करना है, वेस्ट बायो वेस्ट डिस्पोजल को कैसे प्रॉपर हैंडलिंग किया जाना चाहिए, ये हमने सीखा था। और इसके साथ ही बायो वेस्ट मेडिकल डिस्पोजल एंड स्पेशली स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऑफ द कोविड-19 में हमको क्या और स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसमें है कि रेस्पिरेटरी हाइजीनिंग पे ध्यान देना चाहिए, सोशल डिस्टेंस पे ध्यान देना चाहिए, एंड प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन ले लेना चाहिए। इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था। थैंक यू। बहुत अच्छा किरण सिस्टर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। किसी को कुछ ऐड करना है? मेरे ख्याल से सबको रिकैप अच्छे से हो गया होगा कि क्या क्या हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज हम लोग 2 टॉपिक का देखेंगे। एक तो है लेबर का प्रोग्रेस, जिसमें हम पार्टोग्राफ देखेंगे, और दूसरा है हमारा एनबीआर न्यूबॉर्न रिसक्सिकेशन, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर अमृता मैम फॉर आवर फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो हमारा पहला स्टैंडर्ड है, 5वां स्टैंडर्ड, जो कि है हमारा जिसमें हम लोग बात करेंगे लेबर प्रोग्रेस के बारे में। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है?
Yes, ma'am. Okay. हेलो। Yes, ma'am. ओके नीलू, अभी तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, लैपटॉप से कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट या आई कैन सी योर स्क्रीन। तो आज हमें बात करना है पार्टोग्राफ के बारे में। तो मैं ये आप लोग को बताना चाहूंगी कि पार्टोग्राम में हम किन किन चीजों की रिकॉर्डिंग करते हैं और पार्टोग्राम करते कब हैं। तो क्या कोई भी मुझे बताएगा कि पार्टोग्राम किस के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका मतलब क्या है? हेलो हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई सुन पा रहा है मुझे? आई डोंट नो, स्टाफ का मेरे को रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आप लोग सब मैम वो लेबर पेशेंट के लिए किया जाता है, और लेबर पेशेंट को वो जो डायलिटेशन होता है उसकी जानकारी के लिए पार्टोग्राफ हम लोग करते हैं। हाँ यस, लेबर का। तो लेबर में हम क्या क्या चीजें देखना चाहेंगे? लेबर का जो हम, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास डिलीवरी के लिए आती है, उसका टाइम पूरा है, उसको दर्द हो रहा है, तो हम लेबर में क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं, उसको कैसे असेस करना चाहते हैं, कैसे अप्रोच। तो उसका आप लोग पढ़ चुके हैं कि पेशेंट आई तो उसको कैसे है, बर्थ अटेंडेंट को रखना है, हैंड वॉश करना है, ग्लव्स कैसे पहनना है, अब वो सब चीजें हम देख चुके। तो अब हमको जब पेशेंट आई है तो क्या करना है? पेशेंट जब आएगी तो आप उसको बातचीत करेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे, उसके पेपर्स देखेंगे और कोई इमरजेंसी तो नहीं है ये समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप उसका पल्स, ब्लड प्रेशर, उसके बच्चे की धड़कन और उसकी प्रेजेंट सिचुएशन लेबर में क्या है ये एग्जामिन करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन लेबर में देखने का मतलब कि उसके पेट पे आप हाथ रखेंगे, देखेंगे बच्चेदानी टाइट हो रही है कि नहीं, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फील करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा सीधा है, बच्चा उल्टा है, बेड़ा है, उसकी क्या कंडीशन है। उसके बाद हम लोग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पूरा आप एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते हुए, जो आपको हैंड वॉश का विधि सिखाया गया है और ग्लव्स पहनना सिखाया गया, उससे आप उसको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हो। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में आप देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी सर्विक्स कैसी है, ठीक है, सर्विक्स उसकी छोटी हुई है, सर्विक्स का मुंह कितना खुला हुआ है, कितने फिंगर डायलेटेशन है, और उसके बाद बच्चे की उसकी पोजीशन क्या है। बच्चा अगर सीधा है तो हेड की पोजीशन क्या है। हेड की पोजीशन हम समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बोनी प्रोमिनेंस होता है जिसको कहते हैं स्किल स्पाइन, पेल्विस में स्किल स्पाइन होता है, उसको फील करते हैं और उससे हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है। तो बच्चा किस स्टेशन पे है, उससे कितना ऊपर है या कितना नीचे है। फिर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको बच्चेदानी की झिल्ली करते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है, वो रप्चर्ड है या इंटैक्ट है। तो उस हिसाब से हम लोग लेबलिंग करते हैं। फर्स्ट जो आप कह रहे थे डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि जब पेशेंट आपका एडमिट होता है उसको हम 0R कहते हैं। तो उस 0R में पेशेंट का क्या क्या कंडीशन है और हम किस स्थिति में हैं। एक सेकेंड, लैपटॉप कनेक्ट हो गया? नहीं, अच्छा ठीक है। तो पार्टोग्राफ मैं आपको 1 मिनट दिखाऊं, अगर आपको थोड़ा सा भी दिखे, या चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम अब पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फायदे हैं पार्टोग्राफ के। तो पार्टोग्राफ एक रिकॉर्डिंग है। जब आपने पेशेंट को एडमिशन के टाइम में उसको रिकॉर्ड किया कि उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, और जो जो फाइंडिंग्स मैंने बताई, माँ की पल्स से लेके बच्चे की धड़कन और सब कुछ को असेस करते हुए आप रिकॉर्ड कर लेंगे, डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो
पार्टोग्राफ एक आपको मदद करता है आपके निर्णय लेने में कि डिलीवरी का जो प्रोग्रेस है वो क्या है, डिलीवरी प्रोग्रेस सही ढंग से सही रफ्तार से कर रही है या नहीं। सॉरी नील, कोई डिस्टरबेंस है क्या? मैम आप अगर अब क्वेश्चन पूछिएगा ना मैम, तो थोड़ा सा बस कुछ सेकंड, क्वेश्चन पूछने के बाद कुछ सेकंड रुक जाइएगा। हम सबको अनम्यूट कर, मतलब खुद को अनम्यूट करने का ऑप्शन ऑन कर देंगे। ऐसे में अगर वो ऑन रहता है तो सब लोग खुद को अनम्यूट करते हैं तो डिस्टरबेंस थोड़ी आती है। ठीक है मैम, हम को अनम्यूट मतलब अभी म्यूट कर दे रहे हैं सबको। हाँ, तो अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके। वो बीच बीच में एक्चुअली आज लैपटॉप नहीं काम कर रहा मेरा। कोई नहीं मैम, कोई बात तो नहीं। पार्टोग्राफ में आप निर्णय लेने की आपकी क्षमता में मदद करता है वो कि डिलीवरी आपकी सही ढंग से प्रोग्रेस कर रही है या नहीं, और माँ और बच्चे को कोई रिस्क है या नहीं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि लेबर सही ढंग से है या प्रोलॉन्ग्ड है या बिल्कुल कहीं ना कहीं फंस रहा है, बच्चा कहीं अटक गया है किसी एक पोजीशन में, या माँ के या बच्चे को कोई समस्या तो नहीं हो रही है, मैटरनल या फीटल प्रॉब्लम या मैटरनल या फीटल डिस्ट्रेस है अथवा नहीं। अब आप पार्टोग्राफ के सेक्शंस पे थोड़ा गौर करें तो आपको दिखेगा कि ऊपर का सेक्शन जो है वो आपको ये तो सिर्फ सर्वाइकोग्राफ है ये। हाँ, इसमें जो है आप देखेंगे कि उसमें मैटरनल पल्स की रिकॉर्डिंग है, उसके सर्विक्स के डायलेटेशन की रिकॉर्डिंग है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की रिकॉर्डिंग है, मेकोनियम या आ रहा है या लाइकर क्लियर आ रहा है या मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या नहीं उसकी रिकॉर्डिंग है। जैसे अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, जुड़ी मतलब मेम्ब्रेन रप्चर नहीं की है, तो हम लिखते हैं आई, इंटैक्ट। उसके बाद अगर मेम्ब्रेन रप्चर्ड है और पानी आ रहा है और जो कि क्लियर है, तो हम लिखते हैं सी। और अगर मेकोनियम आता है तो हम लिखते हैं एम। तो ये देखिए सेकेंड स्लाइड जो अभी हमारे सामने आई, तो ये हम एमनियोटिक फ्लूइड कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में और क्या लिखेंगे, इसका आपको इंडिकेशन समझ में आ रहा है। अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो आई, लाइकर मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो पानी आएगा, तो लाइकर अगर क्लियर है तो सी, अगर वो मेकोनियम स्टेन्ड है तो एम, और अगर ब्लड भी आ रहा है तो हम लिखेंगे बी। अब पेशेंट को अगर मेकोनियम आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, लेकिन हमको अभी लेबर में उसको बहुत लंबा फॉलो करना है, तो हमेशा हम एक साफ पैड से उसको कवर करेंगे, उसके वेजाइनल ओपनिंग को यानी कि इंट्रॉइटस को, ताकि मेम्ब्रेन कभी भी रप्चर हो तो किस कलर का फ्लूइड आ रहा है इसका हमको अंदाजा लग जाए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो ये तो बात हुई कि जब आपने एग्जामिन किया वो देखा नीचे से। अब हम यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं जो पार्टोग्राफ पर रिकॉर्ड करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन हम हर आधे घंटे पे उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये पेट पे हाथ रखेंगे हम 10 मिनट और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस कितने आए। तो आइडियली अगर पेशेंट एक्टिव लेबर में है तो 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, और अगर अच्छे 3 कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, यानी हमको दर्द बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड तक के रह रहे हैं टू बी इफेक्टिव, कि वो कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस हो और लेबर को अच्छे से प्रोग्रेस कराएं, यूट्रस का मुंह यानी सर्वाइकल डायलेटेशन अच्छे से कराएं, बच्चे को अच्छे से पुश करें, तो उनका जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 40 सेकेंड्स होना चाहिए, लेकिन 20 सेकेंड्स भी सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन ड्यूरेशन हमको डेफिनेटली रिकॉर्ड करना है। अगर 20 सेकेंड से कम का ड्यूरेशन है तो हम लिखेंगे उसको, पार्टोग्राफ आप देखेंगे व्हाइट कलर में है। अगर 20 से 40 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो आप ओब्लिक लाइंस उसको करेंगे,
ब्लॉक में, और उससे अंदाजा लगेगा कि कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, क्योंकि हर बार आप लिख नहीं सकते, किच किच जैसा हो जाएगा आपके पार्टोग्राफ में, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और जो उसको रीड कर रहा है, मान लीजिए ड्यूटी चेंज हो गई, जो अगला स्टाफ आएगा उसको भी समझ में नहीं आएगा हैंड राइटिंग का। तो एक ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि हम ब्लॉक्स को कैसे कलर करें या ब्लॉक्स को कैसे मेंटेन करें। तो 20 सेकंड के ब्लॉक्स को हमें ब्लैंक छोड़ना है, 20 से 40 सेकंड के ब्लॉक में हमें ओब्लिक लाइन डालना है, और मोर देन 40 सेकंड के ब्लॉक में ब्लैक करना है। मैम 1 minute, मैम सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। एक्चुअली लेस देन 20 सेकंड में मैम इट इज अ डॉटेड लाइन, वो डॉट किए हुए हैं यहाँ पे, इट इज एक्चुअली अच्छा डॉट है, वो मुझे ब्लैंक दिख रहा है। ओके, नहीं वो डॉट, अब दिख रहा है मुझे, लैपटॉप में सही दिख रहा है। 1 सेकंड लगेगा मुझे, मैं लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ। श्योर मैम। और मैम जब तक लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों के पास कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए जल्दी से। अभी मैम ने पार्टोग्राफ का जो बताया, इसमें कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप लोग उसे ना चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। हेलो मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा? ओके, तो अब आप कॉन्ट्रैक्शंस का आपने देख लिया। लेस देन 20 सेकेंड्स में डॉटेड सा इमेजेस आ रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मॉनिटरिंग जो होती है लेबर की, वो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में होती है, और एक्टिव स्टेज हम मानते हैं जब सर्वाइकल डायलेटेशन जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। तो एक्टिव फेज ऑफ लेबर में पेशेंट को आपको हर आधे घंटे पे एग्जामिन करना है, और हर आधे घंटे पे आपको बच्चे की धड़कन, उसके एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स की कंडीशन, जो कि मैंने पहले बताया कि इंटैक्ट यानी आई, सी यानी क्लियर लाइकर, मेक्रोनियम में एम, और अगर ब्लड स्टेन है तो बी। तो ये स्टेटस आपको हमेशा नोट डाउन करना है जो भी प्रोग्रेस के साथ हो रही है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स आपको रिकॉर्ड करना होगा। अगर 3 कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो सेटिस्फैक्ट्री है, और अगर उनका ड्यूरेशन 40 सेकेंड्स का है तो बहुत अच्छा है। मैटरनल पल्स आपको रिकॉर्ड करना होगा। मैटरनल पल्स, क्या मुझे कोई बताएगा कि नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? हेलो मैडम 72 मैम। 72 मैडम। 72 तो एक एकदम नॉर्मल व्यक्ति पल्स रेट है। ओके फाइन, वो एकदम नॉर्मल पेशेंट की होती है। लेकिन प्रेगनेंसी में पल्स रेट हायर होती है, यानी 90 तक की पल्स को हम लोग नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन पल्स रेट, हम चैट बॉक्स में भी किसी ने 70 to 90 लिखा है। हाँ लिखा है, ठीक है, तो ये सही है। और अब म्यूट कर दो नीट। ओके मैम। और सर्वाइकल डायलिटेशन भी आपको हर समय आपको पीवी नहीं करना है। पीवी आपको
उन्हीं कंडीशंस में कर, एक तो 4 घंटे बाद आपको पीवी करना है। जैसे एक बार आपने लेबर में पेशेंट आया और एग्जामिन किया और आपको लगा डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर है, पेशेंट एक्टिव लेबर में है, तो आपको 4 आवर्ली पीवी करना है। और अगर कोई अनटूवर्ड चीज होती है, जैसे अचानक से पानी की थैली फटी, गश ऑफ लाइकर आया या कुछ भी आया, तो या ब्लड आया, तो उस कंडीशन में आप एक बार सॉफ्ट तरह से वजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको हर आधे घंटे पे या 10 मिनट पे, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्शंस देख रहे हो या धड़कन देख रहे हो, ये चीज आपको हर बार नहीं करना है फॉर अ वजाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस बहुत हाई रहता है लेबर में। पेशेंट का टेम्परेचर भी आपको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन्स एब्सेंट है यानी और लाइकर ड्रेन कर रहा है, तो पेशेंट को बहुत जल्दी सेप्सिस होने का चांस रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड में प्रोटीन, शुगर और इन सब की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए, वो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पार्टोग्राफ पे 4 इंपॉर्टेंट नियम क्या है, जिनको गोल्डन रूल्स कहा जाता है। तो पहली चीज ये है कि पार्टोग्राफ की रिकॉर्डिंग आप तब शुरू करते हैं जब डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, यानी पेशेंट एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में है। और सर्वाइकल डायलिटेशन की रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कितने पे माना जाता है, ये कोई बता सकता है मुझे? नीलू जी, चैट बॉक्स में 10 सेंटीमीटर मैम। 10 सेंटीमीटर। यस यस, गुड, वेरी गुड। तो 10 सेंटीमीटर मैम। ठीक है। और तो ये बहुत अच्छी चीज है, 10 सेंटीमीटर। एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से प्रोग्रेस होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के कॉन्ट्रैक्शंस बहुत अच्छे हैं तो 3 सेंटीमीटर पर आवर की भी प्रोग्रेस देखी गई है, 5 सेंटीमीटर पर आवर की भी प्रोग्रेस देखी गई है, खासतौर से मल्टी पेशेंट्स में। और मल्टी पेशेंट्स आपका 1 से 2 घंटे में डिलीवर कर सकता है 4 सेंटीमीटर यानी एक्टिव फेज ऑफ लेबर में आने के बाद। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, और ये नहीं कि 4 सेंटीमीटर है और हमको 4 घंटे बाद पीवी करना है, ये नियम आपको पार्टोग्राफ का सिखाया गया है। तो पेशेंट कोई भी कंप्लेन कर रही है या पुश कर रही है, बेयरिंग डाउन जैसा उसको पेन हो रहा है, उसके बाद भी आप पीवी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको 4 सेंटीमीटर 4 घंटे बाद करना है, ये गलती आपको नहीं करनी। चलिए, हमने माना कि हमको 4 घंटे बाद पीवी करनी है, लेकिन पेशेंट अचानक से पुश करने लगी 2 ही घंटे बाद, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे बिना पीवी किए कि पेशेंट को डिलीवरी एकदम इमिनेंट है, यानी होने वाला है, बेबी कभी भी बाहर आ सकता है। कौन सा ऐसा साइन है जिसमें आप बिना पीवी किए समझ सकते हैं कि पेशेंट शायद फुल डायलिटेशन में चली गई है? एनएस का मैम, उसका एनएस खुलने लगता है। होने लगता है मैम। वेरी गुड, ये कौन जवाब दे रहे हैं? मैम समर हॉस्पिटल से शहनाज। वेरी नाइस। एनल डायलिटेशन होने लगता है जब बच्चे का प्रेशर नीचे आता है, तो एनल डायलिटेशन होने लगता है। तो इसमें हम बात पार्टोग्राफ की जरूर कर रहे हैं, पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो लेबर में देखे गए हैं। हमेशा किताबी तौर से ही चीजें नहीं होती हैं, कुदरत बहुत वेरिएबल चीजें आपकी नजरों के सामने लाएगी, तो कुछ आपके अंदर चालाकियां होनी चाहिए उनको समझने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग ये बात जानते हैं कि एनल प्रेशर या एनल डायलिटेशन इज एन इंडिकेटर जिसमें आप पीवी करने से पहले समझ सकते हैं कि हाँ शायद ये फुल डायलिटेशन है, तो मुझे 4 घंटे बाद नहीं, अभी तुरंत पीवी करने की जरूरत है। तो
आपको इस हिसाब से देखना होता है। तो जो सर्विक्स का सर्वाइकल डायलेटेशन आपने एंट्री पे पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड किया, उसके जो फर्स्ट रीडिंग आपकी होती है कि 4 सेंटीमीटर पे है एडमिशन के टाइम पे, या जब भी आपने 4 सेंटीमीटर की रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद से आप 1 सेंटीमीटर पर आवर की रफ्तार की एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। उसके 1 सेंटीमीटर पर आवर का एक आपका स्ट्रेट लाइन होता है, अभी आप देखेंगे उसको कमिंग स्लाइड्स में। लेकिन मान लीजिए पेशेंट उस हिसाब से नहीं प्रोग्रेस करता है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको अलर्ट लाइन हम कहते हैं, जो आप बनाओगे अपने आप पेशेंट के 4 सेंटीमीटर के होने के बाद 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से आप प्लॉट कर लोगे, लेकिन उसको आप रेफरेंस लाइन की तरह यूज करते हो। पेशेंट की प्रोग्रेस उससे फास्ट भी हो सकती है, पेशेंट की प्रोग्रेस उससे डिलेड भी हो सकती है। तो अगर डिले होती है तो अलर्ट लाइन के बाद जो लाइन होती है उसको हम एक्शन लाइन कहते हैं, वो हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। एक्शन लाइन का मतलब है कि आपको अब कुछ इंटरफियरेंस करना है, चाहे आपको ऑक्सीटोसिन ड्रिप बढ़ानी है, चाहे आपको मेम्ब्रेन रप्चर करनी है, फिर आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्या करना है, वो कमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो हमारे 4 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं कि पार्टोग्राफ की हम स्टार्टिंग करेंगे जब डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर है, और सर्वाइकल डायलेटेशन हम प्लॉट करना शुरू कर देंगे पार्टोग्राफ में। पहला सर्वाइकल डायलेटेशन जो है वो अलर्ट लाइन होता है, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से एक लाइन खींच लेते हैं, उसको अलर्ट लाइन कहते हैं। और एक बार आपने सर्वाइकल डायलेटेशन बना लिया तो वो रेफरेंस लाइन की तरह होती है, और सारे पैरामीटर्स पार्टोग्राफ के इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से आप लेकर आगे बढ़ते हैं इन प्रोग्रेसिव वे। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए, ये राधा जी आई हैं, गंगाराम की पत्नी है, 26 साल इनकी उम्र है, इनका तीसरा बच्चा है, थर्ड ग्रेविडा यानी तीसरा बच्चा। और ये 5 बजे सुबह भर्ती हुई, 11 जून 2009 को। इनको लेबर पेन हो रहा था 2 बजे से, 2 बजे सुबह से दर्द हो रहा था, घर पर थी, 5 बजे ये हॉस्पिटल आई। अब उनकी मेम्ब्रेन 4 बजे यानी एडमिशन के 1 घंटे पहले रप्चर कर गई। उनके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 2 साल का, और उनकी सर्विक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो आपका पार्टोग्राफ शुरू हो गया या नहीं? हेलो समर हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल, जवाब दीजिए। 2 सेंटीमीटर पे आई है तो पार्टोग्राफ में आप क्या? नो मैम, पार्टोग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। तो अब वो आगे हम बढ़े, 9 बजे सुबह उनका डायलेटेशन 5 सेंटीमीटर, पार्टोग्राफ स्टार्ट होगा मैम। हाँ यस। तो अब हो गया उनका पार्टोग्राफ्स का रिकॉर्डिंग स्टार्ट, क्योंकि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा का डायलेटेशन हो चुका है। और उनके 3 कॉन्ट्रैक्शंस हैं 10 मिनट पे, जैसे कि मैंने बताया था कि आइडियली 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए। और मीडियम टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस हैं 20 से 40 सेकेंड के। पर इनका तीसरा बच्चा है, तो और इसके पहले वाला बच्चा भी 2 ही साल पहले हुआ है, तो बहुत डिफिकल्ट लेबर इनका नहीं एक्सपेक्टेड है, प्रोलॉन्ग लेबर नहीं एक्सपेक्टेड। तो मैं इनका एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्लियर आ रहा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे पार्टोग्राफ में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में? सी लिखेंगे। वेरी गुड। अच्छा, ब्लड प्रेशर इनका 120/70 है, फीटल हार्ट 120 पर मिनट है। कोई मुझे बताएगा फीटल हार्ट नॉर्मल कितना होता है? 140 से 160 के बीच में। Yes, it should range between 120 to 160. 120 से 160, 140 is the average. 120 से 160 हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं, स्पेशली जब पेशेंट लेबर पेन में है।
उनका टेम्परेचर भी ठीक है और पल्स रेट उनकी खुद की भी 80 के आसपास है, सब कुछ सही चल रहा है। अब 9:30 बजे उनको देखा गया तो बच्चे की धड़कन 120 है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं 3 प्रति 10 मिनट में 30 सेकेंड का है, पल्स रेट यही है, सी एमनियोटिक फ्लूइड। और ये दिन के 1 बजे तक, यानी कितने घंटे हो गए? 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे में सब कुछ सही चल रहा है। द पेशेंट, आप देखें पेशेंट की पल्स रेट भी स्टेबल है, 80 से लेकर 90 तक है। एमनियोटिक फ्लूइड एकदम क्लियर चल रहा है। कॉन्ट्रैक्शंस का नंबर डेफिनेटली बढ़ता गया जैसे हुई, और उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ता गया। 30-30 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शंस थे, बाद में एकदम 1 बजे 55 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन है। और धड़कन बच्चे की 120 से 140 के बीच में रन कर रही है। 1 बजे देखा गया सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड, एमनियोटिक फ्लूइड तब भी क्लियर था, और उनकी 1:20 पर डिलीवरी हो जाती है और 2.85 kg की बच्ची हो गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यू सी द रिकॉर्डिंग्स हियर। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर इसमें कई सेक्शंस हैं। टॉप पे तो नाम वगैरह है, नाम, उम्र, पैरिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन एंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का टाइम है। उसने कहा घर पे 4 बजे रप्चर हो गया था, तो वो लिखा हुआ है। फाइन। अब आप सबसे ऊपर का सेक्शन देखें, ए, उसमें फीटल कंडीशन की रिकॉर्डिंग है। बी में लेबर की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, लेबर की रिकॉर्डिंग में ऊपर आप देखेंगे तो सर्विक्स डायलेटेशन की प्लॉटिंग है। 4 सेंटीमीटर से पार्टोग्राफ स्टार्ट होता है। मार्कर आप 4 सेंटीमीटर पे लाइए मैडम। हाँ, तो 4 से लेके ऊपर 10 सेंटीमीटर तक जाइए, तो ये सर्वाइकल डायलेटेशन का पोर्शन है। किसी भी ग्राफ में 2 एक्सिस होती है। किसी को म्यूट करो, डिस्टर्बेंस करो। वो 2 एक्सिस होती है। जो वर्टिकल एक्सिस जा रही है वो एक्स वाली एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो वर्टिकल वाला है उस पे सर्वाइकल डायलेटेशन की प्लॉटिंग है, और जो ट्रांसवर्स आपकी एक्सिस जा रही है 1 2 3 4 से लेके 12 तक, ये आवर्स, इतने घंटे का लेबर चल रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से सर्वाइकल डायलेटेशन होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो एक इनकी अलर्ट लाइन है, अलर्ट लाइन पे पॉइंटर ले जाइए, ये अलर्ट लाइन है आपके। ठीक है, तो ये अलर्ट लाइन आप गौर से देखेंगे तो डायलेटेशन ऊपर जा एक्सिस पे है, और आवर्स जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस पे है, और 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से पेशेंट जो 4 सेंटीमीटर की है, जो कि आपकी 6 घंटे में उसका फुल डायलेटेशन हो जा रहा है। नीचे आप देखें 6 घंटा है, और ऊपर आप देखें आ रहा, क्लियर हो रहा है सबको। तो 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन 4 से लेकर के ये हो जा रहा है इस पेशेंट का। आपकी जो ये पेशेंट थी, इनकी डिलीवरी थोड़ा जल्दी हो गई, 6 घंटे उनको नहीं लगे डिलीवर करने में, उनको 3.5 घंटे में ही डिलीवरी हो गई। तो ये मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपैरा होती है, या जो ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरी जिनकी हो चुकी थी, वो पेशेंट्स कभी कभी जल्दी भी डिलीवर कर जाते हैं। वो 3 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। एनीवेज, तो लेबर की प्लॉटिंग में ऊपर आपने सर्वाइकल डायलेटेशन देखा, और अब आप देखें नीचे वाला जो सेक्शन है, ये बड़ा सा ब्लॉक है, ये नंबर ऑफ कंट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स का 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो अगर 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो आप 3 वाले पे निशान लगाएंगे, अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उस पे आप निशान लगाएंगे।
तो ये हर आधे घंटे पे आपको पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। तो हर आधे घंटे पे आप देखें ये सेक्शंस बने हुए हैं, हर आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है और आपको कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स में हर आधे घंटे में 10 मिनट तक देखना है और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, राइट। और इन कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी बताने के लिए आप डॉट्स लगाएंगे। अगर वो 20 सेकेंड्स का ड्यूरेशन है, अगर 20 से 40 सेकेंड्स का है तो आप क्रॉस लाइंस बनाएंगे, और अगर 40 सेकेंड्स या उससे ज्यादा का है तो आप ब्लॉक्स को काले रंग से कलर कर देंगे, राइट। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट सी आएगा, इंटरवेंशंस, यानी पेशेंट के लिए आपने क्या क्या किया। आपने मेम्ब्रेन रप्चर किया, या आपने आप उसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप दिया, या आपने कोई भी उसको और भी मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स वगैरह आती हैं जो दी जाती है पेशेंट के लिए। तो जो भी आपने पेशेंट के साथ इंटरवेंशन किया है उसकी रिकॉर्डिंग आपको रखनी है। फिर लास्ट ब्लॉक है डी, जो कि मैटरनल कंडीशन की रिकॉर्डिंग है, वो पल्स और ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग के लिए होता है, तो वो आपके लास्ट उसमें आएगा। और मैटरनल कंडीशन, पल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चे के लिए नहीं कंसर्न है कि उसको फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है कि नहीं। अगर मैटरनल कंडीशन भी अनस्टेबल है तो वो इनडायरेक्टली बच्चे को प्रभावित करेगी। अगर माँ को बहुत हाइड्रेट फीवर हो जाएगा लेबर में तो बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, सडन आईयूडी हो सकता है। अगर माँ का बीपी सडनली फॉल करता है, अगर अंदर एक्सीडेंटल हिमरेज हो जाता है प्लेसेंटा के अलग होने से, तो ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करते रहना है और पेशेंट को हर आधे घंटे पे आपको मॉनिटर करना है। सिर्फ पीवी आपको 4 घंटे पे करना है, उसमें भी अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो आपको पहले करना है। तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये तो बात हम लोग कर चुके हैं गोल्डन रूल्स के बारे में। तो आज ये की मैसेज क्या जाता है पार्टोग्राफ के लिए, कि हम लोग 4 सेंटीमीटर होने के बाद ही पार्टोग्राफ की रिकॉर्डिंग करते हैं। सर्वाइकल डायलेटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हमारी अलर्ट लाइन से होती है जो 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, और उसको हम रेफरेंस लाइन की तरह यूज करते हैं जो हमारी अलर्ट लाइन होती है। अगर अलर्ट लाइन को पेशेंट नहीं फॉलो कर रही है तो हम एक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये न्यूबॉर्न रिससिटेशन लेना, नहीं मैम, डॉक्टर किरण लेंगे मैम। ये एंड हो गया कि कुछ और बात? हाँ जी मैम, एंड हो गया ये वाले पार्ट का। तो थैंक यू ऑल जो भी हॉस्पिटल्स मुझे ज्वाइन किए हैं। एक्चुअली मैं सडनली आप लोगों को ज्वाइन की हूँ क्योंकि ये सेशन डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता को देना था। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होने से मैं आप लोग के साथ हूँ, और मुझे बेहद खुशी है कि मैं आप लोग से इंटरेक्ट की और इतना इम्पोर्टेंट सेशन हमने लिया। आप लोग को जो चीज़ ना समझ में आई हो प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। Yes, Neil, anything else or should I leave? डन मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो अभी हम लोगों ने पार्टोग्राफ देखा कि हमें कैसे फिल करना है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनबीआर, जो कि हमारा न्यूबॉर्न रिसक्सिकेशन। तो न्यूबॉर्न रिसक्सिकेशन आप लोगों को रिस्पेक्टेड डॉक्टर किरण मैम बताएंगे। तो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, आई एम शेयरिंग द स्लाइड मैम। सबको दिख रहा है ना स्लाइड हमारा? थम्स अप कर सकते हैं। सभी को दिख रही है ना स्लाइड? यस मैम। ओके, थैंक यू।
किरण मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना। एंड सभी लोग प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करिए ना। आप कोई नहीं मुझे दिख रहे हैं, हम लोग हमें लग रहा है कि किससे हम लोग बात कर रहे हैं, वैसा लग रहा है। Okay, thank you, Neil. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Good evening, everybody. Good evening, ma'am. Yes, I am visible. I am audible. यस मैम परफेक्टली। तो मैम आप अगर क्वेश्चन करिएगा ना तो क्वेश्चन के बाद जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड बिकॉज आई हैव म्यूटेड एवरीवन, क्योंकि बीच बीच में वो डिस्टरबेंस होते हैं ना अनम्यूट होके। तो मैं आपके क्वेश्चन के बाद सबको अनम्यूट होने का वो अथॉरिटी दे दूंगी सो दैट कि दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। तो उसके बाद वो लोग आंसर करेंगे और सब चैट में भी लिखेंगे, देन आई कैन रीड दैट चैट एंड आई विल लेट यू नो मैम द आंसर्स। तो सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि डिलीवरी हो गई, बेबी की डिलीवरी हो गई, 2.8 kg का बेबी हुआ और वो बेबी एकदम हेल्दी है, तो उसको हमें NBR करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों को NBR करने की जरूरत कब और क्यों पड़ती है, किन किन कंडीशंस में पड़ सकती है। अनम्यूट करके बताओ। मैम अगर बच्चा डिलीवरी के बाद में नहीं रोता है उस समय हम लोग को रिसिटेशन करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। इस कंडीशन में ऐसे बच्चे होते हैं, हो सकते हैं कि जो ना रोते हों। अगर मेकोनियम हो गया हो मैम, मेकोनियम पास होता है मैम, और प्रोलॉन्ग लेबर डिलीवरी होता है उसमें। या SCPD हो चुका है, केपुट बन गया हो। जो प्रेगनेंसी मतलब लेबर होता है तो उसमें मेकोनियम हो, उसमें बच्चे के मुंह में चला जाता है या गंदा पानी वगैरह जो रहता है तो इसकी कंडीशन में देखा जाता है। कुछ कंडीशंस में तो हमें पहले से भी मालूम होता है कि इस कंडीशन में बच्चा सीरियस हो सकता है और उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए APH का बच्चा है, मान लीजिए बच्चा है, मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का बच्चा है, तो इन सब कंडीशंस में हमने देखना है कि पहले से हमने तैयारी की है बेबी रेसिस्टेशन के लिए, तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। कितने % बच्चों को जरूरत पड़ती है रेसिस्टेशन करने के लिए, कोई बताएगा? जनरली होता तो यही है कि सारे बच्चे पैदा होते हैं, हेल्दी होते हैं और उनको हम लोग साफ करके तुरंत माँ को हैंडओवर कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें की रिसिस्टेशन करने की जरूरत पड़ती है, जो पैदा होने के तुरंत बाद क्राई नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं या उनके हार्ट बीट में कोई परेशानी होती है। तो मैक्सिमम 9 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें न्यूबॉर्न रिसिस्टेशन करना पड़ता है ना। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपसे अगर हम पूछें तो आप उसके जवाब दीजिए मुझे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप लोग ये बताइए कि कितने मास्क की जरूरत पड़ती है। वैसे पिछले 4 बार से आप लोग ये चीज बताते आ रहे हैं, फिर भी बताइए कि हमें कितने मास्क की जरूरत पड़ती है। मैम दो जरूरत पड़ता है मैम। क्यों? 0 नंबर और एक 1 नंबर। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कम समय पे होता है जिसका लो बेबी वेट होता है, उसके लिए 0 नंबर का लगता है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बताइए कि बेबी के डिलीवरी के तुरंत बाद हम उसे कहाँ रखेंगे? डिलीवरी के तुरंत बाद तो बच्चे को हम लोग माँ के पेट पे रखते हैं। अगर बच्चा ठीक है, अच्छे से क्राई कर रहा है, रो रहा है, बच्चा एक्टिव है, तो हम लोग टॉवल के साथ देते हैं मैम। ओके। और मास्क कहाँ रखेंगे न्यूबॉर्न को? मैम बेबी ट्रे में रखते हैं, जहाँ हम लोग का बेबी कॉर्नर है उस जगह पे मास्क और शोल्डर राउंड सब और जो वार्मर वार्मर है सब एक ही जगह रखते हैं। नो, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि
न्यू बॉर्न के मास्क कहाँ लगाएंगी आप? मुंह पे लगाएंगी, नाक पे लगाएंगी, कैसे लगाएंगी? जो टूटी होता है नाक और मुंह का जो नीचे टूटी होता है उसको उठा के मास्क हम लोग लगाएंगे। वेरी गुड। नाक और मुंह पे कवर करते हुए मास्क लगाया जाता है। और कब आप बैग एंड मास्क का यूज करेंगी? जब बच्चा सांस नहीं ले रहा होगा मैम, नहीं रो रहा है, हो जा रहा है उस समय पे। चलिए, अब बता दीजिए कि आप किस ऑर्डर में ये सारे काम करेंगी? डॉक्टर, किस ऑर्डर में करेंगी? पीडियाट्रिक डॉक्टर। सबसे पहले बेबी को वार्ड 1 में रखेंगे, उसके बाद उसको ड्राई करेंगे, उसके हाँ। बाद नेजल और ओरल सक्शन करेंगे, उसके बाद फिर उसका कॉर्ड क्लैंप करेंगे और उसके बाद उसको स्टिमुलेट करेंगे मैम। अगर और उसको शोल्डर रोल, उसके शोल्डर पे रोल लगा करके उसको थोड़ा सा प्रॉप अप करेंगे और उसके बाद उसको रिससिटेट करेंगे। कोई दूसरा ग्रुप इसको करेक्ट करेगा? मैम अगर बच्चा नहीं रो रहा तो सबसे पहले उसको हम सेक्शन करेंगे मैम, अच्छा। शोल्डर रोल लगा के। अच्छा, उसके बाद सेक्शन करके क्लियर करके फिर हम बैग शुरू कर देंगे। कोई तीसरा इसको करेक्ट करेगा? जी मैम, हम लोग बच्चे को फिर उल्टा कर देते हैं। चलिए, अभी हम आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। अब ये बताइए कि क्या अभी आपको बताया मैंने कि 9 से 10% बच्चों को रिससिटेशन करने की जरूरत पड़ती है, जो कि एस्फिक्सिएटेड बच्चे पैदा होते हैं। अगर एस्फिक्सिएटेड बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें हम NBR करके रिससिटेट करके बचा सकते हैं। और ये हमारा कितने देर का समय होता है? 30 से 60 सेकेंड तक। उसके अंदर ही हमें बच्चे को रिवाइव कर लेना है। और इस चीज के बारे में हमारी जितनी भी स्टाफ हैं, जितने भी वर्कर हैं हमारे यहाँ, उन सबको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि कैसे बच्चे को रिवाइव किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि डिलीवरी हो रही है उस समय स्टाफ नर्स मौजूद ही रहें। उस समय जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पर मौजूद रहता है उसे हेल्प करना होता है दूसरे को, तो उसे हेल्प करने के लिए उसको स्किल्ड होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए पूरी तरह से कि क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब देखिए सारे बच्चों को तो जरूरत पड़ती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली बेसिक रिससिटेशन जरूरत पड़ती है 3 से 6% बच्चों को। सिंपल स्टिमुलेशन करने से भी बच्चे क्राई करने लगते हैं, वो 5 to 10% बच्चों में जरूरत पड़ती है। और सारे बच्चे जितने भी हैं उनको बर्थ के समय अगर हम असेस कर लेते हैं तो सिंपल न्यूबॉर्न केयर देने से उनकी सांस आने लगती है और वो रिवाइव हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको कि एडवांस रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे जो कि 1% है। नेक्स्ट प्लीज। बताइए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, बर्थ के समय क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन बच्चों में हमें रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है, किन किन बच्चों में एस्फिक्सिया हो सकता है। पहले से हमें कैसे मालूम होगा कि इन बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है? मैम प्री मैच्योर बेबी अगर डिलीवर होता है तो उसे हम लोग को रिससिटेशन करने का जरूरत ज्यादा पड़ता है। प्री एक्लेम्सिया में मैम कॉर्ड अराउंड नेक, IUGR, APH। हाँ, प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, अगर बड़ी देर से बच्चा नहीं हो रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया है। और अक्सर आप लोग कुछ कहती हैं। कॉर्ड अराउंड नेक में भी देखते हैं मैम।
कॉर्ड राउंड नेक में भी होता है। मेकोनियम एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया में भी हम लोग को करना होता है मैम। पार्क क्लिनिक अपने हैंड रेज किया है, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। मदर डायबिटिक हो तो ये भी हो सकता है मैम। चलिए, उसमें भी जरूरी है हमें कि हमें अलर्ट रहना है। और सबसे ज्यादा तो आप लोग कहती है ना कि फुल डाइलेटेशन हो गया, हेड स्टेशन पे आ गया, मरीज तो सो गई, होता है कि नहीं? यस मैम। ऐसा होता है ना कि फुल डाइलेटेशन हो गया, हेड एकदम नीचे आ गया है, इवन देन उसके बाद वो बियर डाउन नहीं कर रही है और मरीज सो गई। तो दैट इज सेडेशन ड्यूरिंग द लेट स्टेज ऑफ लेबर। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि हमें एंटिसिपेट कर लेना है प्री टर्म बर्थ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। यस, प्री टर्म बर्थ में, प्रोलॉन्ग्ड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, sedation during the late stage of labor, pre-eclampsia, eclampsia, cord around the neck, cord around the neck तो हम कैसे जानेंगे? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अगर हमारे पास आई है तो हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा IUGR है या इसका कॉर्ड अराउंड नेक है या APH का बच्चा है। तो ऐसे में हम लोग पहले से अलर्ट रहेंगे और ऐसे बच्चों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, किसके किसके ओटी में और लेबर रूम में वार्मर है? कत्यानी हॉस्पिटल में, पार्क क्लिनिक में, ज्योति हॉस्पिटल में मैडम। मतलब आपके यहाँ बेबी रिवाइव करने के लिए कोई एरिया बना होगा लेबर रूम में? सर कोई अच्छी सी स्पेस दी गई होगी और वहाँ पर वहाँ क्या क्या सामान रखते हैं आप लोग? क्या क्या सामान होता हम है? लोग के पास जो बेबी कॉर्नर है उसके पास में वार्मर है और ऑक्सीजन भी है। जस्ट उसी से लेबर बेड के बस बगल में ही है। और जैसे बेबी आउट हो जाता है, जैसे हम लोग को लगता है कि बेबी को हम लोग को रिसेशन करने का जरूरत पड़ रहा है, तो तुरंत हम लोग कोट क्लैंप करके बेबी काट के फिर वार्मर में लेके ऑक्सीजन तुरंत करते हैं। यम्बू बैग सब अपने से करते हैं, सक्शन उक्शन मतलब करते हैं, सक्शन वही जगह रखते हैं। शोल्डर रहता है, शोल्डर राउंड रहता है मैम। तो इमरजेंसी के लिए कुछ सामान में क्या क्या हुआ वहाँ पर आपके पास? सामान में क्या क्या हुआ? एम्बू बैग रहता है मैम, ऑक्सीजन रहता है, 2 टॉवल गरम वाला रहता है, सक्शन रहता है, सक्शन मुंह का चक्कर रहता है मैम। और मेडिसिन भी रहते हैं मैम, जेलको, आईवी कैनुला, आईवी पीडिया ड्रिप, आईवी ये जो भी इमरजेंसी मेडिसिन रहता है वो सब भी रहता है। पीडिया एयरवे रहता है मैम, लेरिंगोस्कोप रहता है, इंडोट्रैकेल ट्यूब रहता है वहाँ इमरजेंसी में मैम, सोडिवेक कार्बो इंजेक्शन रहता है और एड्रेनलिन इंजेक्शन रखते हैं मैम। और कोई इंजेक्शन रहता है? विटामिन के इंजेक्शन एड्रेनलिन रहता है मैम, डेक्सोना रहता है, कार्ब रहता है मैम इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन मैडम। और कोई इंजेक्शन? शुभम हॉस्पिटल, 10% एक्स्ट्रा। शुभम हॉस्पिटल, संध्या बोलो, और कोई इंजेक्शन रहता है? जी मैम, कत्यानी हॉस्पिटल टैक्सिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अगर रिक्वायर्ड है तो मैम एम्पिसिलिन या मैडम जितने इमरजेंसी मेडिसिन मैडम होते हैं सब कुछ इंजेक्शन, आईवी और मेडिसिन सब कुछ जरूरी दोनों मौजूद रहता है। जिन्होंने हैंड रेज किया है ना, आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोगों ने पिछले तुम स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हम लोग वार्मर में क्या रखेंगे, बेबी किट रखेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि हम बेबी किट भी रखते हैं, सब एकदम ये रखते हैं बेबी किट रखते हैं, उसमें ये सामग्री रखते हैं, ऐसे बोलना चाहिए था। अब अगर इतना सारा सामान आप वार्मर पर रख देंगी तो बेबी कहाँ रखेंगी? बस बेबी रहती है वार्मर पे।
बेबी वार्मर के नीचे स्पेस बना रहता है मैम, नहीं ड्रॉवर बना हुआ है मैम, उसी में सारा वार्मर के चीज। नीचे ड्रॉअर बना रहता है मैम। हाँ, जो अच्छा, बेबी ट्रे है ना, उसमें 3-4 ड्रॉवर है, उसमें सब अलग अलग इंजेक्शन सब रखते हैं ना। बेबी ट्रे में इंजेक्शन क्या रखते हैं बेटा, कोई तो बताओ। बेबी ट्रे में मैम 2 गरम टॉवल रहता है और शोल्डर विटामिन और के नेक और इंजेक्शन रहता है सब मैम। इंजेक्शन कैप्लिन रहता है मैम, कैप्लिन रहता है, विटामिन के रहता है, टैक्सिन रहता है, मैडम कैप्लिन इंजेक्शन Okay. रहता है, टाइसिन इंजेक्शन रहता है, बताया? कैनुला रहता है, डाइफेनियम आरबीसेप रहता रहता है। है। पढ़ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्यों जरूरी है कि बेबी कॉर्नर को हम, बेबी वार्मर को हम इसमें रखें, लेबर रूम में रखें या ओटी में रखें? टाइम को सेव करने के लिए मैम, ज्यादा टाइम ना लगे बच्चे को इधर कैरी करने के लिए मैम। कितनी देर की जरूरत होती है हमें बेबी को रिवाइव कर लेने के लिए, जिससे कि 30 से बच्चा 60 सेकंड, 30 से 60 सेकंड। 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर मैम। फर्स्ट 30 सेकंड टू 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट। दैट इज द गोल्डन टाइम टू रिवाइव द बेबी। क्योंकि अगर 30 सेकंड में और 60 सेकंड्स में हम बेबी को रिवाइव नहीं कर पाए और कुछ किया भी नहीं हमने, तो फिर हम लोग उस बेबी को लूज कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने बता दिया कि वार्मर में हम लोग ओटी में रखते हैं या लेबर रूम में रखते हैं, उसमें सक्शन मशीन भी रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। और क्या रहता है कॉर्नर में, बेबी कॉर्नर एरिया में और क्या रहता है? सक्शन मशीन। हाँ, सक्शन मशीन हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, वार्मर हो गया, एंड नेक्स्ट मैम बेबी किट रहता है मैम। बेबी किट हो गया। बेबी का बेबी ट्रे रहता है, इमरजेंसी ट्रे। वेइंग मशीन रहता है मैम। यस यस, वेइंग मशीन रहती है, बच्चे का वेट लेते हैं ना। जी मैम। रिद्धि चंद बताओ, वेइंग मशीन रहती है? रिद्धि चंद बेबी रिवाइव करते हो, बताओ। कमरे में घड़ी वेट लगी मशीन हुई रहता है है। मैम। वेट मशीन रहता है। आवाज टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर। अम्बो बैग, लारिंगोस्कोपी, घड़ी में सक्शन, ऑक्सीजन। घड़ी भी है मैम। घड़ी में सेकंड की सुई घड़ी है। रहता है मैम। सेकंड काटे वाले घड़ी की रहती है मैम। सेकंड काटने वाले की घड़ी की जरूरत है। चलिए, और सबसे बड़ी जरूरत होती है आइडेंटिफिकेशन बैंड की। हाथ में जो बच्चे के बैंड बांधते हैं, देखिए बांधा जाता है ना, पिंक बैंड एंड ब्लू बैंड, तो मशीन नहीं बोला, जिससे कि बच्चा बदल न जाए, बच्चे की पहचान हो सके, इसलिए ब्लू बैंड और रेड बैंड रखा जाता है बच्चे को बांधने के लिए। नेक्स्ट, स्टेथो किसी ने नहीं बताया कि स्टेथो भी रखा जाता है? बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। नहीं, माउथ एक्सपोर्ट बताया गया है। बेबी किट में म्यूकस एक्सट्रैक्टर रहता है। क्यों रहता है म्यूकस एक्सट्रैक्टर? सेक्शन करने के लिए मैम। सक्शन देने के लिए मैडम, सक्शन करने के लिए। अगर करने के लिए। इसका प्रेशर कंट्रोल रहता है मैम, इसीलिए क्या मशीन में करके प्रेशर हाई हो जाता है या सेटिंग नहीं होता तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है मैम, इसीलिए इसको रखा जाता है। चलिए, और आपका अम्बू बैग में 0 और 1 साइज का मास्क होता है, अम्बू बैग होता है। जी मैम। सोडियम रोल कहाँ? ये देखिए, विटामिन के 1 ml syringe सिरिंज होती है, कार्ड कैप होता है,
कोट क्लैंप रहता है मैम। सिरिंज और निडल होता है। किसके यहाँ है, किसके यहाँ ये साउंड बहुत आ रहा है। साउंड बहुत आ रहा है। चलिए, आपने बताया बेबी ट्रे में किट में क्या क्या सामान होता है। 2 वार्म टॉवेल होते हैं जिससे कि बेबी को तुरंत रैप कर दिया जाता है। कॉटन स्वैब्स होते हैं, म्यूकस एक्सट्रैक्टर होता है, बैग एंड मास्क होता है, स्टेलाइज थ्रेड होता है कॉर्ड को बांधने के लिए, कॉर्ड क्लैंप होता है और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी होता है। ग्लव्स, आजकल तो ग्लव्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं ना हर चीज में, तो ग्लव्स भी होना चाहिए। इंजेक्शन विटामिन के होना चाहिए, नीडल एंड सिरिंज होना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये आपका बेबी किट तैयार हो गया। अब हम लोग मेन पॉइंट पर आ जाएं कि हम क्या करेंगे जब बेबी नहीं रो रहा है, हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे को टॉवेल में लपेट के देख लेते हैं बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं क्राई कर रहा है। उसको माँ के पेट पे रखा, क्राई नहीं कर रहा है, तुरंत जल्दी से जल्दी कॉर्ड क्लैंप किया, कट किया और उसको बेबी को वार्मर पर रखा, है ना। अब वार्मर पर रखा हमने, लेकिन वार्मर तो हमने ऑन किया ही नहीं। वार्मर कब ऑन करते हैं? डिलीवरी होने के आधे घंटे पहले। होने से मैम, पहले आधे मैडम वार्मर को मशीन को ऑन कर दिया जाता है। हम 15 मिनट पहले ही ऑन करते हैं। आधे घंटे पहले वार्मर ऑन करके रखते हैं जिससे कि वो गर्म रहे और पूरा एटमॉस्फेयर भी गर्म रहे, है ना। अगर हम उसमें लाकर बेबी को रखेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा रहेगा और बेबी को हाइपोथर्मिया हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या करें, वार्मर पर तो ले आए हम, फिर PSSR, याद रखिए PSSR, P फॉर पोजिशनिंग। पोजिशनिंग के लिए रोल बना के उसके शोल्डर के नीचे रखेंगे बच्चे के। फिर क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। सक्शन कहाँ से करेंगे, नोज से, नॉस्ट्रिल से, प्लस मुंह से भी सक्शन करेंगे, क्योंकि हो सकता है मिकोनियम वगैरह जो है वो उसके मुंह में भरा हो। तो कितनी दूर तक ले जाएंगे, रफली 5 सेंटीमीटर तक मुंह में ले जाएंगे और 1 to 2 सेंटीमीटर नॉस्ट्रिल में ले जाएंगे। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके। अब इसके बाद बारी आती है स्टिमुलेशन की। स्टिमुलेशन से क्या होता है, बेबी को थोड़ा सा रब करते हैं। पहले क्या होता था, बेबी को उठाते थे, पैर पकड़ते थे और उल्टा करके पीठ पे थप 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 मारते रहते थे। देखा है आप लोगों ने ऐसा देखा है आप लोगों ने? जी हाँ मैडम, देखा है ओटी में। देखा है। मैम मेरा एक सवाल है मैम, ये अभी भी आप लोग करते हैं क्या? नो नहीं, अभी तो नहीं नहीं होता है। मैम, अब नहीं करते हैं मैम, बहुत दिन से बंद है मैम। अच्छा, बहुत जब से दिन से ट्रेनिंग शुरू हुआ उससे पहले से बंद है। जब से आप लोगों को ये सब ट्रेनिंग दी जा रही है, जब से आप लोगों को बताया जा रहा है, तब से बंद है। वो सिस्टम बंद कर दिया है। जी मैम, जब पाइको का ट्रेनिंग जब से चल रहा तब से वो बंद हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। पाइको का ट्रेनिंग जब से चल रहा है तब से बंद हो गया। मतलब कि आप लोगों को भी जानकारी हो गई है और जो आपकी इंचार्ज हैं वो लोग तो खैर जानती हैं।
तो सबसे पहले बेबी को रब करते हैं पीछे से, हाथ से इस तरह से रब करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पैर के तलवे पे, तब तब मारते हैं। तो इन सब से या इस तरह से मारते हैं तो उससे बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता है और बच्चा क्राई करने लगता है। अगर नहीं क्राई करता है तो फिर से हम रिपोजिशनिंग करते हैं। और रिपोजिशनिंग करने के लिए हमने जो शोल्डर के नीचे रोल रखा हुआ है उसको ठीक से प्लेस करेंगे, रखेंगे। और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, ये सारी क्रियाकलाप हमारी 30 सेकंड के अंदर हो जानी चाहिए। फर्स्ट 30 सेकंड्स। अभी भी बच्चा नहीं रो रहा है, तब हम एम्बू बैग का सहारा लेंगे। एम्बू बैग में जिस साइज का बेबी है उस साइज का मास्क उसको नोज को कवर करते हुए, चिन को कवर करते हुए, थोड़ा सा चिन को अपलिफ्ट करते हुए इस तरह से उसको मास्क लगाया जाएगा। और मास्क लगाने के बाद 5 बार उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाएगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने से क्या होता है, बच्चा ब्रीथ करने लगता है। यही हमारा गोल्डन 1 मिनट का टाइम है जिसमें कि बच्चे को हम क्राई करवा सकते हैं। अगर नहीं कर रहा है अभी भी तो हम उसका हार्ट साउंड देखते हैं, हार्ट रेट आया कि नहीं आया है, हार्ट रेट कितना है। अगर हार्ट रेट 10 से कम है, 10 तक है, तब तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि चलो ठीक है, अभी हम इसको और रेस्पिरेशन देंगे तो बच्चा रिवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 10 है तो तुरंत हम ऑक्सीजन सिलेंडर उसको ऐड कर देंगे। और पीडियाट्रिशियन को, चूंकि हमारे पास हाई रिस्क बच्चा था इसलिए हमने पहले से पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म किया हुआ था। पीडियाट्रिशियन के आने में इतनी देर हो गई थी तो हमने बच्चे को रिवाइव कर लिया। लेकिन नहीं हो पा रहा है फिर भी तो पीडियाट्रिशियन का, अब तक पीडियाट्रिशियन आपके आ ही गए होंगे और वो उसको हैंडल करेंगे, रिवाइव करेंगे। इवन देन मान लीजिए ऐसी कंडीशन भी होती है कि जहां पर पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को मास्क के साथ, अम्बू बैग और मास्क के साथ उसको रेफर करते हैं किसी हायर सेंटर पर। चार सी आप लोगों को याद रखना है। कॉल फॉर एडवांस हेल्प, कंटिन्यू बैग एंड मास्क, काउंट हार्ट रेट, कनेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन सिलेंडर आप सबने बताया था, लेकिन किसी ने नहीं बताया था कि उसकी चाबी उसके साथ होनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि सबको उस चाबी से सिलेंडर खोलने की आदत होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है नर्सिंग होम में ही या कहीं भी हॉस्पिटल में कि सिलेंडर तो रखा हुआ है, चाबी कहीं और रखी हुई है या चाबी दराज में रखी हुई है, सबको मालूम नहीं कि चाबी कहाँ रखी है। तो एंड टाइम पे चाबी नहीं मिली, चाबी मिल भी गई तो जो स्टाफ है वहां उसको मालूम नहीं कि कैसे उसको खोला जाता है। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी पहले से और ट्रेंड होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑक्सीजन पाइपलाइन, ओके। अब आपका दिया गया है कि जब शुरू में हम करते हैं रिससिटेशन तब वेंटिलेशन हम देते हैं 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट में 40 to 60 ब्रीथ होना चाहिए। स्क्वीज 2, 3, then again squeeze. If you squeeze the bag and release while you say 2, 3, you will be ventilated at a proper rate. अगर बीच में आप 2,
3 बोलते हैं तो आप प्रॉपर उसको वेंटिलेट कर रहे हैं। मैम इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे। Yes. कुछ हॉस्पिटल्स कुछ हॉस्पिटल स्क्वीज 2-3 बोलते हैं, कुछ 1-2-3 बोलते हैं। तो जो 1-2-3 बोलते हैं ना, वो एक मतलब स्क्वीज ही हुआ है ना, कंफ्यूज नहीं करिएगा। और कहीं कहीं पे कुछ लोग जय श्री राम भी बोलते हैं, मतलब जय श्री राम 3 हुआ ना, तो वैसे करके वो लोग करते हैं। तो हर एक जगह का अपना अपना होता है तरीका। जैसे हम लोग स्क्वीज 2-3 बोलते हैं, कोई 1-2-3 बोलते हैं, कोई जय श्री राम बोलते हैं। तो आप भी अगर 1-2-3 बोलते हैं तो 1 मतलब स्क्वीज है, एक में आप दबाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। थैंक यू मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। और अम्बू बैग को जब हम दबाते हैं तो थंब से और फिंगर से, फर्स्ट 2 फिंगर लाइक दिस, इस तरह से अम्बू बैग दबाएंगे। अगर हम बहुत कस के दबाएंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा जाएगा। तो एडिक्वेट प्रेशर देने के लिए हम थंब और फिंगर का यूज करते हैं, जिससे कि एक्सेस प्रेशर नहीं जाएगा। और अगर इफ पुश विद द थंब एंड ऑल द फिंगर्स पुशिंग द बेबी बैक कंप्लीटली, ये इतना प्रेशर बच्चे के लंग्स के लिए होता है। ओके, रेफरेंस सिस्टम होना ही चाहिए आपके पास। अगर उस समय आप रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, पीडियाट्रिशियन नहीं पहुंचा है आपके पास, बच्चे को रेफर करना है, तो उसको वार्म रखते हुए, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि उसको KMC देते हुए तब उसे NICU ले जाना चाहिए सेंटर पर। किरण मैम आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो किरण मैम। ओके, चलिए अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था। हाउ मेनी मास्क शुड बी अवेलेबल इन द NBR ट्रे? किट में कितने मास्क होते हैं? आपने बताया 0 और 1 साइज का। 2 मास्क होते हैं, 0 साइज एंड 1 साइज। 2 मास्क होते हैं, 0 साइज का और 1 साइज का। Where do you place newborn immediately after birth? कहाँ आप रखेंगे बच्चे को तुरंत डिलीवरी के बाद? वार्मर में। मदर के एब्डोमेन पे। ठीक है, माँ के एब्डोमेन पे रखेंगे। अगर बच्चा रो नहीं रहा है तो उसे तुरंत वार्मर में लाएंगे। एंड where do you place the mask on the newborn? फेस और ठुड्डी के बीच में। माउथ और माउथ एंड नोज, माउथ नोज दोनों कवर करेंगे। कवर्ड होना चाहिए मैम। चिन तक लाएंगे एंड ठुड्डी और माउथ नोज। चिन, माउथ एंड नोज तीनों कवर्ड होना चाहिए। And when do you perform bag and mask ventilation? कब करेंगे बैग एंड मास्क का यूज? जब 30 सेकंड तक नहीं कराएंगे उसके बाद जब बच्चा नहीं रोएगा। देने के बाद तब वेंटिलेशन जरूरी है, अगर बच्चा तब भी नहीं ट्राई कर रहा है। करेक्ट ऑर्डर क्या था? सबसे पहले बच्चे को लेते हैं, ड्राई द बेबी, कट द कॉर्ड, टेक द बेबी इन द वार्मर पोजीशन, उसके शोल्डर के नीचे पोजीशनिंग करते हैं, सक्शन करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं और तब रिपोजिशन करते हैं। नेक्स्ट हम कैसे जानते हैं कि उसके सांस ठीक चल रही है? नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं हार्ट बीट। जब 110 के आसपास होता है तो समझते हैं कि पहले का स्लाइड प्लीज। मैम प्रीवियस
बच्चा ठीक से सांस ले रहा है उसके लिए क्या साइंस होते हैं? ओके ओके ओके। चेस्ट का ये तो पूरा बहुत क्लियर रहता है मैम। रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? मैम 50 to 70 तक रहता है मैम। चलिए 50 to 70 या 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। 40 to 60 पर मिनट मैडम। चेस्ट राइज करने लगता है और दोनों साइड में राइज करता है, एक साइड में नहीं, दोनों साइड में चेस्ट राइज करता है। कोई ग्रंटिंग साउंड नहीं होता है। ग्रंटिंग साउंड समझ रहे हैं ना आप लोग? यस। कड़ाहट जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, उस तरह की कोई ग्रंटिंग साउंड नहीं होता है। और बच्चे का कलर पिंक होने लगता है, चेंज होने लगता है, पिंक हो जाएगा। अगर बच्चा अच्छी तरह से सांस ले रहा है तो उसको माँ के पास लिटा देंगे, बच्चे को कवर कर देंगे माँ के साथ, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। इतनी देर में हमारा जो टाइम निकल गया वो निकल गया, लेकिन उसके जैसे ही बच्चा क्राई किया है, जैसे ही वो सांस लेने लगा ठीक से, तो फिर हम उसमें चेंजेस आ गए, तो हमने उसको बच्चे को माँ के पास लिटा दिया और दूध पिलाने के लिए प्रयास करने लगे। साथ साथ बच्चे का टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एवरी 30 मिनट्स, इन सब चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते रहे। रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी होती है, जिससे कि आपने क्या किया, किसके लिए किया, इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग रहे। अगर रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, आपने लाख कुछ किया है और समय कभी गलत समय रहा, तो फिर परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। अब की मैसेजेस क्या हुए हम लोगों के पास, जो आप याद रखेंगे, सोचेंगे कि क्या किया हमने। परफॉर्म न्यूबॉर्न रिससिटेशन, अगर बच्चा अच्छी तरह से क्राई नहीं करता है बर्थ के तुरंत बाद, तो फिर हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन करते हैं। न्यूबॉर्न रिससिटेशन से क्या होता है कि बच्चा रिवाइव हो जाता है, एस्फिक्सिया से उसको मुक्ति मिल जाती है और उसकी ब्रीदिंग रिस्टोर हो जाती है। केवल 9 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कि हमें NBR देने की जरूरत पड़ती है। बाकी सारे बच्चे हेल्दी अच्छे पैदा होते हैं, जो कुदरती तौर पे पैदा होते हैं, कुदरती तौर पे क्राई करते हैं और कुदरती तौर पे माँ का दूध पीना शुरू कर देते हैं। हर लेबर रूम में और OT में हमारे पास न्यूबॉर्न एरिया होना चाहिए, जहाँ पर कि हम बच्चे का तुरंत रिससिटेशन कर सकें, केयर कर सकें और बच्चा गर्म रहे। और अगर मतलब सिक बेबी है तो उसको प्रॉपर केयर वहां पर हम दे सकें। याद रखिए, बार बार याद रखिए कि अगर हमने 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर बच्चे को रिवाइव नहीं किया तो बच्चा नहीं मिलेगा हमें। अगर इतना ही करने से हमारा बच्चा हमको सही सलामत मिल जाता है, तो उस समय जो माँ के चेहरे की रौनक होती है, जो घर वालों के चेहरे की रौनक होती है, उससे ज्यादा आपके चेहरे की रौनक होती है कि आपने एक बच्चे को रिवाइव करके स्वस्थ बच्चा माँ को सौंपा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नील, एनीथिंग मोर? मैम नथिंग मैम, थैंक यू सो मच मैम। सबको ही अभी 1 मिनट, मैं ना एक लिंक आप लोगों को एक लिंक भेज रही हूँ। हमारा जो ये चैट बॉक्स है ना अभी जूम का, है ना? यस मैम। हाँ, इसमें ना एक हम लिंक भेज रहे हैं, ठीक है? ये जो लिंक है ना, ये फीडबैक लिंक है। फीडबैक जो आज का सेशन हुआ आपको कैसा लगा, ठीक है, उस पे बताना है वो कैसा लगा। इस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे ना तो वही आ जाएगा, ठीक है? हम भेज दिए हैं फीडबैक लिंक, ठीक है? तो ये आज के सेशन का है। तो आज का 2 टॉपिक था आज के सेशन में, ठीक है? तो थैंक यू डॉक्टर किरण मैम एंड डॉक्टर अमृता मैम आज का सेशन के लिए।
और आई थिंक Thank आप you, नील। आशा करते हैं कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसे आप लोगों ने प्रीवियस जो हमारे पहले 2 सेशंस में आप लोगों को टास्क मिला था, उस सेशन के बाद आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। तो एक बार सभी लोग एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए। सबने बहुत अच्छे से वीडियो बना के भेजा, आंसर्स भेजे, सब लोग एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए। गुड, वेरी गुड। तो इसी तरह आज भी हम लोग पार्टोग्राफ जो हमने पढ़ा और हमने बात की न्यू बॉर्न रिससिटेशन के बारे में, तो इसकी हम लोगों आज हम लोग टास्क देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वो भी आप लोग तुरंत करके अपना नाम भी लिखिएगा और हॉस्पिटल का नाम। अगर आप अपना नाम नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट अपने हॉस्पिटल का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और एक जरूरी बात, अगर आप लोग ट्विटर पे नहीं है तो अपना अकाउंट भी बना लीजिएगा ट्विटर पे। तो हम लोग ट्विटर पे भी शेयर करते हैं, तो आप लोग रीट्वीट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब मिलेंगे अगले बुधवार को, लेकिन अगला बुधवार हमारा दशहरे में मतलब दुर्गा पूजा का समय है। कल पहला है ना, कल फर्स्ट है, तो शुरू हो गया है, तो सब कोई दुर्गा पूजा में बिजी रहेंगे, इसीलिए 13 अक्टूबर को हम लोग नहीं रख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक उस दिन दशमी, नवमी, अष्टमी है शायद 13 अक्टूबर को, है ना। तो उस दिन हम लोग नहीं करेंगे। तो उसके अगले बुधवार को, अगला बुधवार फिर आता है हमारा 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को हम लोग हमारा जो चौथा क्लिनिकल सेशन होगा वो हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो 4th क्लिनिकल सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी 3 स्टैंडर्ड्स होंगे हमारे पास। एक सेफ एंड क्लीन बर्थ का होगा, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर होगा, और AMTSL जो होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, वो हम लोग देखेंगे। तो वो तो हम लोग उस समय देखेंगे। और अभी हम लोगों ने 2 स्टैंडर्ड दिए। आपके पास दुर्गा पूजा का भी समय है, आप दुर्गा पूजा भी इंजॉय करिए, साथ ही साथ जो आज आपको टास्क मिलेगा वो भी करते रहिए, ठीक है। तो अगले बुधवार को, मतलब अगले के अगले 20 अक्टूबर को हम लोग फिर से 20 अक्टूबर बुधवार को हम लोग फिर से मिलेंगे। समय वही 5 बजे से, थोड़ा सा चेंज हुआ है समय, और मेरे ख्याल से अब सब लोग आ रहे हैं 5 बजे, ठीक है। तो सभी लोग 5 बजे ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। तो सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू मैम, आप लोगों को सबके। थैंक हाँ, यू। नवरात्रा मैम आप लोगों को। चलिए फिर मैं एंड कर रही हूँ। आप लोगों ने लिंक भी देख लिया, फीडबैक लिंक, और उसको fill मैम भी कर ट्विटर लीजिए। वाला लिंक एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा मैम प्लीज। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। और सेफ डिलीवरी ऐप भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेफ डिलीवरी ऐप कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं हो रहा था, तो वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक शेयर किए हैं मैम, फिर से एक बार कर दीजिए प्लीज। ठीक है, हम फिर से कर देंगे ग्रुप में। ओके, बाय बाय, हैप्पी दुर्गा पूजा ओके, एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम थैंक यू एवरीवन। मैम।